नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। आज वे 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। नक्सल समेत अन्य मुद्दों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा होगी। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात होनी है। मुख्यमंत्री की इन 3 केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद राज्य में निर्माणाधीन या अधूरी पड़ी परियोजनाओं में तेजी की उम्मीद है। कल तो मैं केवल मंत्रियों से बैठा। सीएम भूपेश बघेल 2 दिन के दिल्ली दौरे पर हैं। कल दोपहर 3 बजे वे दिल्ली रवाना हुए। आज 3 केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होने जा रही है। नक्सल समेत कई मुद्दों पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत होगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी बातचीत करेंगे और नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। रेल कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा होगी। संदीप शुक्ला हमारा सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। संदीप, दिल्ली दौरा मुख्यमंत्री का बेहद खास तौर पे 3 जो बड़े मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, केंद्रीय गृह मंत्री से नक्सल मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। इसके अलावा पिछले दिनों हमने सबने दिखाया कि एनएच की हालत कैसी है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए बेहद खास रहेगी ये मुलाकात, क्योंकि कोरोना संकट में बहुत जो कोरोना काल चला है उस पर जो विकास कार्य पूरी तरीके से ठप थे। केंद्र की परियोजनाओं का यहाँ पर पूर्ण तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा था, ना ही विकास हो पा रहा था। सबसे अहम जो इस पर रहेगा, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात होगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। और जाने से पहले जैसे मुख्यमंत्री ने कहा है और पहले भी वो कहते रहेंगे कि नक्सल मुद्दा जो है सिर्फ राज्य का या केंद्र का नहीं है, इससे निपटारे के लिए दोनों का समन्वय जो है जरूरी है। और यही बात जो है अमित शाह भी बार बार कहते रहते हैं, तो उसको लेकर जो है नक्सल मुद्दे पर एक अच्छी चर्चा होगी अमित शाह जी से। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ये रहेगा कि केंद्रीय जो राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनसे मुलाकात होगी। एनएच की तो बात हुई ही थी, खुद समीक्षा यहाँ के हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है ताम्रध्वज साहू जी और जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस से हुई थी उस पर बात आई थी एनएच की घटिया क्वालिटी को लेकर, जो लेट लतीफ़ी हो रही थी काम को लेकर। उसके अलावा देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं, चाहे वो भारतमाला प्रोजेक्ट हो, इसके अलावा टाटीबंध का फ्लाईओवर जो एनएच के हिस्से का काम है, वो पूरा काम जो है बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर जो है बहुत सारे काम अटके हुए हैं, जो केंद्र से कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ से काम वो डिले हो रहे थे। उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री जो है नितिन गडकरी से चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ में रेल कॉरिडोर का जो बहुत लंबे समय से जो काम अटका हुआ है, जो ट्रेन के जो स्टेशन है उन्हें बढ़ाना है, इसके अलावा जहाँ जहाँ स्टॉपेज है वो बढ़ाना है। लंबे समय से प्रदेश में मांग हो रही है लेकिन उस पर कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसको लेकर केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल है, उनसे मुलाकात होगी। 2 दिवसीय दौरा है, बेहद महत्वपूर्ण रहेगा, तो कुछ ना कुछ जरूरी से छत्तीसगढ़ को हासिल होगा। जी शुक्रिया आपका संदीप, जानकारी के लिए। तो बेहद अहम मुद्दे हैं जिन पर आज बातचीत होगी। इसके अलावा नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, कमर कस ली है। देखिए रिपोर्ट। ये लड़ाई तो राज्य की नहीं है, न केंद्र की है, दोनों के समन्वित होकर ही लड़ना पड़ेगा। बस्तर में नासूर बन चुके नक्सलवाद को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर अपनी चिंता जाहिर की है और इसके खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर 5 महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। नक्सल मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई केंद्र बनाम राज्य की नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए दोनों सरकारों को एक साथ आना होगा। हालांकि भूपेश बघेल ने प्रदेश में बढ़े नक्सलवाद के लिए बीजेपी शासनकाल को जिम्मेदार बताया। 15 साल वो लोग सत्ता में रहे भाई, तो वो लोग तो खत्म कर नहीं पाए, है ना। और वो जैसे जैसे वो इलाज करते गए, मर्ज और बढ़ता गया, तो बीमारी बढ़ती गई उनमें। तो कहाँ 3 ब्लॉक में था, वो 14 जिले में फैल गया। ये तो उनकी उपलब्धि है। प्रदेश में नक्सली गतिविधियों के लिए मुख्यमंत्री ने पूर्व की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया
कि राज्य सरकार के पास नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का कोई प्लान नहीं, वो केवल इस पर राजनीति कर रही है। अमित शाह को मुख्यमंत्री के दिए गए सुझाव पर भी बीजेपी नेता ने तंज कसा। मुझे नहीं लगता कि उसमें नक्सल समस्या को लेकर के कोई बेहतर कोई सुझाव हो जिसके क्रियान्वयन से नक्सल समस्या का समाप्ति हो, बल्कि सुझाव वैसे दिए जाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा राशि प्राप्त हो और उस राशि का प्रदेश में बंडर बांट किया जा सके। इसके पहले भी जो राशि आई है प्रदेश में, उसका क्या हश्र हो रहा है हम सबके सामने में है। नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, केंद्र भी चाहता है, अमित शाह जी भी चाहते हैं नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। उसके लिए राजनाथ सिंह जी ने भी प्रयास किया था। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके माध्यम से जब तक के वहाँ के लोगों की व्यवहारिक दिक्कतें दूर नहीं होगी, अच्छा प्रशासन नहीं मिलेगा, तब तक के मुश्किल काम है। सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर बस्तर में लगने वाले स्टील प्लांट्स को 30% डिस्काउंट पर लौह अयस्क देने की मांग की है। उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर का सृजन करने का सुझाव दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएं, लघु वनोपज, वन औषधियों और प्रसंस्करण इकाइयों व कोल्ड चेन की स्थापना के लिए अनुदान का सुझाव भी दिया है। मुख्यमंत्री ने इंद्रावती नदी पर बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए केंद्र से सहयोग की मांग की है। वहीं आकांक्षी जिलों के कलेक्टर्स को हर साल 50-50 करोड़ रुपए देने की मांग की है। बहरहाल नक्सलवाद की सफाई के लिए मुख्यमंत्री के सुझावों पर केंद्रीय गृह मंत्री कितना गौर करते हैं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी ने मुख्यमंत्री के सुझावों पर मोर्चा खोल दिया है। उसके मुताबिक राज्य सरकार केवल पैसा लेने के लिए केंद्र को सुझाव दे रही है। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर भले ही सियासतदान आरोप प्रत्यारोप करें, लेकिन बस्तर के लोगों की क्या सोच है, ये भी सुन लीजिए। नक्सलवाद के खात्मे के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला तो रोजगार और साथ में शिक्षा, और इसकी दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्वरोजगार के लिए उन्होंने कहा है कि आप 50-50 करोड़ रुपए कलेक्टरों को दीजिए ताकि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत इनको किसी न किसी रोजगार से जोड़ा जा सके। यहाँ अगर स्थानीय स्तर पे उद्योग लगते हैं और उद्योगों को लौह अयस्क की उपलब्धता होती है तो निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पे रोजगार उपलब्ध होंगे और बेरोजगार जो युवा हैं जो नक्सलवाद की ओर जाते हैं वो उनका बस्तरवाद की ओर पलायन रुकेगा, तो वो निश्चित रूप से यहाँ के विकास में सहभागी बनेंगे। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, समय समय पे विकासकारी योजना इनके द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं। इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन होना चाहिए, तभी ये सार्थक होगा। जगदलपुर से नरेश मिश्रा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। सीएम शिवराज सिंह परिवार समेत कल तिरुपति के लिए रवाना हुए। आज वे परिवार समेत तिरुपति में भगवान वेंकटेश की पूजा अर्चना करेंगे। वो नए सरकारी विमान से रवाना हुए थे। देर रात हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद वे शमशाबाद में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और रात्रि विश्राम वहीं किया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का तिरुपति मंदिर में आज दर्शन का कार्यक्रम है, जहां वे भगवान तिरुपति के दर्शन करेंगे। सपरिवार दर्शन के लिए पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा को आज शाम 4 बजे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके पहले हाईकोर्ट के आदेश के बाद एट्रोसिटी एक्ट समेत 2 मामलों में पुलिस ने निचली अदालत में सोमवार शाम को उन्हें पेश किया। एट्रोसिटी एक्ट मामले में तो बाबा को कोर्ट ने 25,000 के मुचलके पर जमानत दे दी, लेकिन एरोड्रम थाने में दर्ज मारपीट के मामले में पुलिस ने कोर्ट से 2 दिन का रिमांड मांगा, जिसमें से पुलिस को 1 दिन की रिमांड मिल गई। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले में पुलिस ने 2 और केस उन पर दर्ज किए थे। अब एरोड्रम थाना पुलिस कंप्यूटर बाबा को आज कोर्ट में पेश करेगी। उन पर शासकीय काम में बाधा डालने, जान से मारने की धमकी देने और मारपीट की भी धाराएं लगी हैं। एक मामला था गांधीनगर थाने का, उस मामले में विशेष न्यायालय के द्वारा उनकी जमानत स्वीकार की गई, और एक और अन्य मामला था एरोड्रम थाने का, जहां पर इन्होंने जो अंबिकापुरी आश्रम की जो घटना थी, जहां पर आसपास के निवासियों को लेकर जो ये मारपीट हुई थी, उस मामले में उन 1 दिन का, कल तक का पुलिस रिमांड मिला उनको 1 दिन का।
नवीन सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन, एक तरफ मुख्यमंत्री तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए पहुंचे हैं और दूसरी तरफ कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, और क्या कुछ खास है मध्य प्रदेश की खबरों में आज? देखिए, उपचुनाव के दौरान जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार करने जाते थे तो वो बार बार वो ये कहते थे कि वो टेम्पररी मुख्यमंत्री हैं, चूंकि 28 चुनाव में जब तक उनको अच्छी खासी सीटें नहीं मिलेंगी तब तक वो धमाकेदार बहुमत के साथ वापसी नहीं कर पाएंगे सत्ता में। लेकिन नतीजे बीजेपी के हक में आए, बीजेपी के फेवर में रहे और बीजेपी इस वक्त मध्य प्रदेश की विधानसभा में सबसे मजबूत दल के तौर पर सामने आई है। और इसी के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ आज तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाएंगे, भगवान वेंकटेश की पूजा अर्चना करेंगे। ये उन्होंने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि उपचुनाव के बाद वो अपने परिवार के साथ तिरुपति जाएंगे। और ना पहली बार नहीं है, शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ हर साल तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाते हैं और इस बार भी पूरे परिवार के साथ गए हैं। उनकी पत्नी और दोनों बेटे उनके साथ हैं और कल रात 9:30 बजे वो तेलंगाना पहुंच चुके हैं और तेलंगाना में ही स्वामी चिन्नी जी का आश्रम है, वहां पर रात्रि विश्राम उन्होंने किया है। और माना जा रहा है कि आज वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करेंगे और बुधवार की उनकी वापसी है। लगातार चुनाव प्रचार के लिए ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे और कोरोना संकट के बीच में लगातार बैठकें पिछले 6-7 महीने से एक तरफा मोर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखा था। वक्त नहीं मिल पाया था इस बीच में उनके पास, लेकिन उपचुनाव की मिली जीत के बाद अपनी थकान उतारने और परिवार के साथ वो तिरुपति बालाजी पहुंच चुके हैं। रात में तेलंगाना पहुंचे हैं और आज दर्शन करेंगे और बुधवार शाम तक उनकी वापसी होगी। इसके अलावा अगर कंप्यूटर बाबा की बात करें तो कंप्यूटर बाबा को फिलहाल राहत मिलती नज़र आ रही है, चूँकि 1 दिन का रिमांड पुलिस को मिला था। पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा था तलवार लहराने मारपीट के मामले में। अंबिकापुरी इलाका है, वहाँ पर कंप्यूटर बाबा पर ये आरोप लगा था, FIR दर्ज है। उसी मामले में पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया है और इस 1 दिन के जो रिमांड का वक्त है वो तकरीबन आज शाम 4 बजे पूरा हो जाएगा। और आज शाम 4 बजे पुलिस कंप्यूटर बाबा को कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद कोर्ट जो भी फैसला लेगा, ज़मानत देनी है या आगे उनको कोर्ट जेल भेजना है, तो जो भी फैसला होगा आज शाम 4 बजे के आसपास हो जाएगा। लेकिन बहुत हद तक मुमकिन है, क्योंकि जिस तरीके से बाकी सारे मामलों में बाबा को ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ एक यही मामला बचा है। इसके पहले जो जाति सूचक शब्द एट्रोसिटी के जो मामले थे उसमें भी कोर्ट ने उनको ज़मानत दे दी और इसके अलावा जो दूसरे मामले थे उनमें भी ज़मानत मिल गई है। लेकिन सिर्फ अब एक ही मामला बाबा के खिलाफ तलवार लहराने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने का ये बचा हुआ है, जिसमें 2 दिन की रिमांड पुलिस ने मांगी थी। एरोड्रम थाने का मामला है, पुलिस ने कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड दी है और ये रिमांड आज शाम तक पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब कोर्ट में पेशी होगी तो उम्मीद की जा रही है कि आज बाबा को इस मामले में भी कोर्ट जमानत दे देगा। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में इधर कांग्रेस के उपचुनावों में हार की धमक दिल्ली तक गूंज रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस के परफॉर्मेंस से बेहद खफा हैं। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से हुई मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी ने 19 सीटों पर हुई हार की पूरी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। लिहाजा PCC चीफ कमलनाथ ने पार्टी के जिलाध्यक्षों और चुनाव प्रभारियों से हफ्ते भर के भीतर रिपोर्ट तलब की है। दरअसल कांग्रेस को यह भी रिपोर्ट मिली है कि पार्टी के नेताओं ने भीतरघात करते हुए कांग्रेस के बागी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी टीम के लिए काम किया है, जिसको लेकर कमलनाथ भी खासे नाराज हैं। माना जा रहा है कि बंद लिफाफे की रिपोर्ट के बाद आलाकमान भीतरघात करने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। बहरहाल कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ये मान रहे हैं कि कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने पार्टी लाइन से बाहर जाकर बीजेपी के लिए काम किया है। लिहाजा ऐसे नेताओं की शिनाख्त और हार की सूक्ष्म स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सारी चीज़ें तो अभी समीक्षा होंगी, गहन रूप से समीक्षा होंगी और बहुत सारे इसमें फैक्टर हैं। लोकतंत्र में जो धनवादीकरण हो रहा है उस पर भी भारत के समाज को, राजनीतिक दलों को विचार करना पड़ेगा। रही हमारी पार्टी की आंतरिक समीक्षा की तो निश्चित रूप से वो शुरू हो रही है और शुरू होगी और जहाँ पर भी खामियां पाई जाएंगी, जो लोग दोषी भी पाए जाएंगे, वो सब चीज़ों पर वो संज्ञान पार्टी लेगी। देखिए, ये विशुद्ध रूप से कांग्रेस पार्टी का विषय है कि कौन राज है, कौन नाराज है, कांग्रेस की हार के का राज है कांग्रेस जाने।
अब निर्णय सोनिया गांधी जी को करना, अब वो उनका विषय है कांग्रेस का। तस्वीरें खरगोन से, जहां 2 सेल्समैन की बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। शराब ठेकेदार के चेकर ने बर्बरता से दोनों की पिटाई की। सनावद रोड स्थित दुकान के 2 सेल्समैन की पिटाई हुई है। भाटिया ग्रुप के चेकर सतीश गौर ने बदसलूकी की, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। सेल्समैन ने एसपी से लिखित शिकायत की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और ये तस्वीरें जहां सेल्समैन को पीटते हुए ये चेकर नजर आ रहा है। बेरहमी से 2 सेल्समैन की पिटाई इस शख्स ने की है। लात, घूसों और डंडे से बेरहमी से 2 सेल्समैन को पीट रहा है ये शख्स, जिसके खिलाफ शिकायत कर दी गई है। दोनों ही सेल्समैन ने एसपी से लिखित शिकायत की है। कौन ने बोला है करने का? चलो कोई तो फिर सनावद रोड स्थित दुकान के 2 सेल्समैन हैं, जिनको भाटिया ग्रुप के चेकर सतीश गौर ने बेरहमी से पीटा है। सतीश गौर के खिलाफ दोनों ही सेल्समैन ने एसपी से लिखित शिकायत की है। अब आगे की कार्रवाई जारी है। कोरिया जिले के झगराखान थाना के घोंगा पानी नगर पंचायत से गुम बच्चे के अपहरण और हत्या को पुलिस ने सुलझा लिया है। कोरिया एसपी चंद्रमोहन सिंह ने पीसी कर बताया कि 13 नवंबर को गुम हुए 8 साल के लड़के ऋषि चौधरी की रिपोर्ट उसके पिता ने लिखाई थी। मामले में पड़ताल के बाद आरोपी बबलू यादव को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बबलू ने मृतक की मां से प्रेम संबंध कबूला है और बच्चे की मां को एक बार भगाकर भी ले गया था, लेकिन बाद में महिला परिवार के पास आ गई थी। ये बात आरोपी बबलू को नागवार गुजरी। उसने बदला लेने के इरादे से बच्चे को ईंट भट्टे के पास पानी में डुबोकर हत्या कर दी। इसके बाद बच्चे की लाश को सहवानी टोला के पास दफन कर दिया। आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद कर पंचनामा की कार्रवाई की गई। मामले में आरोपी बबलू यादव और अन्य 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तब से हम लोग सर परेशान थे। 4 दिन बीत गए, कुछ खबर नहीं मिला और ये बता रहे कि आगे बाबू भी किडनैपिंग में शामिल थे, मेरे जेठ का बच्चा। सर तो ये लोग जानते होंगे तभी नहीं हुआ है। वो कहना बताया होगा कि ये बच्चे को मारे। मेरा बच्चा उसका भाई था। दिनांक 14 तारीख जिस दिन दिवाली थी, उस दिन हमें सूचना मिलती है कि एक 8.5 वर्षीय बालक घोंगापानी क्षेत्र से लापता है। मर्डर में जो आरोपी है उसका पीड़ित की मां के साथ अवैध संबंध था। अपने संबंध को जारी रखने के लिए वो लड़के को अपने रास्ते का रोड़ा समझता था। इस कारण उसका मर्डर करके उसको रास्ते से हटा दिया। कोरिया जिले के पोड़ी थाना क्षेत्र के नागपुर पुलिस चौकी के पास शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया गया है। ये ट्रक हरियाणा से शराब लेकर आ रहा था। पकड़ी गई 320 पेटी इंपीरियल ब्लू शराब की कीमत राज्य के हिसाब से 50 लाख रुपए आंकी गई है। फिलहाल ट्रक छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। अभी इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि ये शराब किसकी है। जिले में पहली बार अंग्रेजी शराब की इतनी बड़ी खेप पुलिस ने नाकेबंदी कर पकड़ी है। मुखबिर की सूचना पर सीएसपी चिरमिरी पीपी सिंह के नेतृत्व में खड़गवा थाना और मनेंद्रगढ़ थाना पुलिस ने क्षेत्र में नाकेबंदी की थी। इस दौरान नेशनल हाईवे और उनसे लिंक वाले रास्तों को सील किया गया था। पुलिस फरार ड्राइवर के साथ ट्रक मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर 15 से 20 हथियारबंद बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में एक युवक घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बदमाशों की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
इसके आधार पर पुलिस बदमाशों को जल्द पकड़ने की बात कह रही है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने लठ और तलवार लेकर घर पर हमला बोला, घर के बाहर रखे गमले, दरवाजे और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। मामले में गोपी कृष्ण नेमा का कहना है कि हमले के दौरान उनकी पत्नी, बेटा, बहू घर पर नहीं थे। उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। हमले की सूचना पर बीजेपी के बड़े नेता और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दरवाजे पे लात मारी, ये मेरे नेम प्लेट पे चाकू घुसेड़ा उनने, ये सब गमले वमले फोड़ दिए, ये तोड़ फोड़ कांच फोड़ गए। ये जो दिख रहा है आपको दिख रहा है, बाकी मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं। और ये कम से कम 30-40 लोग थे, मतलब 20-25 बाइक थी। सूचना मिली थी यहाँ कोई झगड़ा जैसे इसकी बात हुई है। हाँ। और कोई जानकारी अभी मिली नहीं है। अब ये तो जनता बता रही है कि 10-15 लोग थे। हाँ। और इसकी चल रही है अभी जांच पड़ताल अभी। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमर पानी हमर गोठ राहुल के साथ।